प्रिय विद्यार्थियों, वंदे मातरम। भाटिया आश्रम की करंट अफेयर्स की क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज अपने 26 और 27 अगस्त के करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण 10 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, जिनमें अपना सबसे पहला प्रश्न है और वो ये है कि दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर, कौन सा प्रश्न है? दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर डीएमआईसी परियोजना का कितना प्रतिशत हिस्सा राजस्थान से गुजरेगा? तो इस कॉरिडोर का कितना प्रतिशत हिस्सा है जो राजस्थान से गुजरेगा? ऑप्शन अपने पास है 20%, 35%, 39% और 42%। तो कितना प्रतिशत हिस्सा है डीएमआईसी का जो राजस्थान से गुजरेगा? और इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा 39%। अब ये दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर डीएमआईसी है क्या और किस प्रकार की परियोजना है? तो इस पर अपने अगर देखें तो ये क्या है? मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना है, अवसंरचना परियोजना है। और किसके सहयोग से ये जो कॉरिडोर है बनाया जा रहा है? वो है जापान के सहयोग से। किसके? जापान के वित्तीय और तकनीकी सहयोग से बनाया जा रहा है। कहां से कहां तक बनाया जाएगा? उत्तर प्रदेश में एक स्थान है, कौन सा? दादरी। तो दादरी से जवाहरलाल नेहरू जो पोर्ट है मुंबई में, उसको जोड़ा जाएगा। कौन सा? कहां से? उत्तर प्रदेश के दादरी से जवाहरलाल नेहरू जो पोर्ट है, जो पोर्ट है मुंबई में, वहां तक ये बनाया जाएगा। और इसकी कुल लंबाई है वो 1483 किलोमीटर है। कितनी है? 1483 किलोमीटर है। अब इस कॉरिडोर के दोनों ओर क्या डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर डीएफसी भी बनाया जाएगा? कितने किलोमीटर तक? 150 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के रूप में स्थापित किया जाएगा। मतलब कॉरिडोर के 150 किलोमीटर की पट्टी के साथ में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाया जाएगा, डीएफसी बनाया जाएगा। अब अगर बात करें कि डीएफसी डेडिकेटेड जो फ्रेट कॉरिडोर है उसकी कुल लंबाई अगर देखें कि राजस्थान में कितनी पड़ेगी, तो वो है 559। ठीक है, कितने किलोमीटर? 559 किलोमीटर पड़ेगी। तो ये अपने बात की। इसके अलावा अगर अपने बात करें कि राजस्थान के अपने ये भी बात कर चुके हैं कितने प्रतिशत जो इसका भाग है वो कितना आएगा? 39% आएगा इस परियोजना का। अब अगर अपने देखें कि राजस्थान के कितने जिलों में से होकर गुजरेगा, तो डीएमआईसी 7 जिलों में से होकर गुजरेगा। कौन कौन से हैं? अलवर, सीकर, नागौर, जयपुर, अजमेर, पाली, सिरोही से होकर ये गुजरेगा। आपको मैप में भी मैं ये दिखाऊंगा कि किस तरीके से ये बनाया जाएगा। और इसके अलावा इंपॉर्टेंट बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डीएमआईसी याद करना इसको। 5 नोड बनाए गए हैं राजस्थान में। कितने नोड है? 5 नोड बनाए गए, जिनमें 2 इन्वेस्टमेंट रीजन है, निवेश क्षेत्र है, और 3 औद्योगिक कॉरिडोर है, औद्योगिक क्षेत्र है। ठीक है, औद्योगिक रीजन है, इंडस्ट्रियल जो रीजन है वो 3 है। तो 2 इन्वेस्टमेंट रीजन है, कौन कौन से? पहला है खुसखेड़ा भिवाड़ी नीमराना क्षेत्र, मतलब एक पूरा वृहद क्षेत्र है खुसखेड़ा भिवाड़ी नीमराना क्षेत्र। दूसरा है अजमेर किशनगढ़ इन्वेस्टमेंट क्षेत्र। अब अगर अपने बात करें, ये तो 2 है इन्वेस्टमेंट रीजन, अब 3 है औद्योगिक क्षेत्र। 3 कौन कौन से हैं? पहला जयपुर दौसा औद्योगिक क्षेत्र, दूसरा राजसमंद भीलवाड़ा औद्योगिक क्षेत्र, और तीसरा है जोधपुर पाली मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र। तो ये कुल कितने नोड हैं? 5 नोड बनाए जाएंगे राजस्थान में। अब मैं आपको दिखाता हूं मैप के अंदर। ये देखिए यूपी में यहां है दादरी। कहां पर? यूपी में ये है दादरी। इस तरीके से ये चलेगा और राजस्थान से होते हुए 7 जिलों से होते हुए जेएन पोर्ट तक ये जाएगा। तो ये है अपना डीएमआईसी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न, अभी आपने कजली तीज मनाई है राजस्थान में, तो क्वेश्चन अपना है कजली तीज का त्योहार राजस्थान में मुख्यतः किस जिले में मनाया जाता है? और ऑप्शन अपने पास है, पहला बूंदी, दूसरा कोटा, तीसरा जयपुर और चौथा नागौर। सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा बूंदी। बूंदी में कजली तीज मनाई जाती है। अब तीज अगर देखें तो 2 मुख्यतः तीज है, जिसे कजली तीज को बड़ी तीज भी बोला जाता है, और एक तीज आती है छोटी तीज, जिसे अपने श्रावण तीज बोलते हैं, श्रावण तीज बोलते हैं। ठीक है, अब जो कजली तीज है आर्ट एंड कल्चर का, राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर का बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पार्ट है। तो भाद्रपद कृष्णा तृतीया को, ये भाद्रपद कृष्णा तृतीया को मनाई जाती है कौन सी? कजली तीज।
और जो छोटी तीज या हरियाली तीज के नाम से जानी जाती है कौन सी, श्रावण तीज, तो उसे श्रावण शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। और फेमस जो छोटी तीज है वो, अगर अपने तीज की जो सवारी निकाली जाती है वो कहां की फेमस है, गुलाबी नगरी जयपुर की प्रसिद्ध है। और कजरी तीज कहां पर मनाई जाती है, वो है अपनी बूंदी में। ठीक है, अब जो कजरी तीज है वो किस पर आधारित है, तो शिव और पार्वती के पुनर्मिलन के उपलक्ष्य में यह त्योहार मनाया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर किसमें क्या है, विवाहित स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु के लिए और कुंवारी कन्याएं सुयोग्य वर के लिए, सुयोग्य वर की प्राप्ति के लिए त्योहार मनाया जाता है। ठीक है, तो ये थी कजरी तीज। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट, मंथन 2021 हैकाथॉन किससे संबंधित है। जो ये हैकाथॉन है मंथन 2021 किससे संबंधित ऑप्शन है, पहला महिला एवं बाल अपराध समस्या पर आधारित, दूसरा है खुफिया एजेंसियों के सामने आने वाली चुनौतियों पर आधारित, मतलब चुनौतियों के समाधान पर आधारित, तीसरा ऑप्शन है स्टार्टअप एवं स्टैंड अप योजनाओं की समीक्षा पर आधारित, चौथा है नैनो टेक्नोलॉजी एवं रोबोटिक्स में नवीन खोज पर आधारित। तो सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा खुफिया एजेंसियों के सामने आने वाली चुनौतियों से निपटान के लिए, समाधान के लिए ये हैकाथॉन लाया गया है मंथन 2021। चलिए बात करते हैं इस मंथन पर। अब इस पे मंथन करते हैं अपने, तो इस पे मंथन करें तो पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो BPRMD, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE के समन्वय से एक वर्चुअल ऑनलाइन हैकाथॉन है ये मंथन 2021 आयोजित किया गया। दो संस्थाओं के सहयोग से स्थापित किया गया है, ये वर्चुअल तौर पे किया गया। कौन कौन सी है, पहली है पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो और दूसरा है भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद। दोनों के सहयोग से क्या है ये हैकाथॉन आयोजित किया गया है। अब इसमें है क्या, ये नई अवधारणाओं की पहचान और हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियों के सामने आने वाली 21वीं सदी की सुरक्षा चुनौतियों के तकनीकी समाधान खोजने के लिए एक विशेष राष्ट्रीय पहल है। ये तकनीकी जो समस्याएं हैं उनको निपटान के लिए मुख्य क्या है, सुरक्षा जो एजेंसी है उनके लिए। इसमें क्या है, 6 विषय वस्तुओं को रखा गया जिनमें 20 विभिन्न चुनौतियां हैं, जैसे साइबर सुरक्षा है, डाटा एनालिटिक्स है, ठीक है, डीप लर्निंग है। इस प्रकार की जो समस्याएं, इनमें समस्याएं आती हैं उनको सुलझाने के लिए हैकाथॉन लाया गया है। अब ये कब से कब, 28 नवंबर से 1 दिसंबर 2021 तक होने वाली, इसमें एक 36 घंटों की ऑनलाइन हैकाथॉन होगा। इसमें क्या है, देश भर के शैक्षणिक संस्थानों से चुने गए युवा और पंजीकृत स्टार्टअप भाग लेंगे, जो यहां पर अपनी तकनीक विशेषज्ञता और कौशल के उपयोग से मजबूत, सुरक्षित और प्रभावी समाधानों की पेशकश करेंगे कि ये समाधान होने चाहिए, ये समस्या इसका ये समाधान होना चाहिए। कौन देंगे, ये शैक्षणिक संस्थानों से चुने जाएंगे कुछ युवा और जो पंजीकृत स्टार्टअप हैं उनको चुना जाएगा और वो ये समाधान देंगे। अब समाधान देंगे उनको क्या मिलेगा, मान लो वो समाधान देंगे तो उनको क्या मिलेगा, उनको मिलेगा विजेता टीमों को कुल 40 लाख रुपए की धनराशि पुरस्कार के रूप में दी जाएगी। तो ये था मंथन, तो इसमें अपने मंथन किया। अगला प्रश्न अपना है बहुत ही इंपॉर्टेंट, सर्वे का है, राजस्थान सर्वे का। अविका कवच बीमा योजना का संबंध है, ऑप्शन अपने पास है बकरी पालन, भेड़ पालन, मधुमक्खी पालन या बकरी और भेड़ पालन दोनों। इसका सही आंसर होगा भेड़ पालन या भेड़ पालकों के लिए प्रोत्साहन के रूप में क्या अविका कवच बीमा योजना है वो लागू की गई है। अब ये है क्या अविका कवच बीमा योजना, इसमें क्या है, राज्य के भेड़ पालकों के कल्याण के लिए कौन सी योजना लाई गई है, अविका कवच बीमा योजना लाई गई है। सर्वे 2020-21 का जो है इसमें भी चर्चा की गई है। इसके अंतर्गत अनुसूचित जाति और जनजाति SC/ST और BPL के भेड़ पालकों को भेड़ों के बीमा प्रीमियम पर यह विशेष बात ध्यान रखिएगा 80% कितना, 80% अनुदान दिया जाएगा और जो सामान्य भेड़ पालक है उनको 70% कितना, 70% अनुदान प्रदान किया जाएगा और यही अपनी अविका कवच बीमा योजना। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला अपना जो प्रश्न है वो है हाल ही में लॉन्च
समृद्ध कार्यक्रम, कौन सा समृद्ध कार्यक्रम के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? ऐसी चीजों पर ध्यान रखिएगा, सत्य है असत्य पे। तो कौन सा असत्य है? पहला ऑप्शन है यह सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। दूसरा ऑप्शन है इस कार्यक्रम का उद्देश्य है भारतीय स्टार्टअप के विकास को आगे बढ़ाना है। तीसरा ऑप्शन है भारतीय स्टार्टअप 168 बिलियन अमेरिकी डॉलर के कुल मूल्यांकन के साथ वैश्विक स्तर पर तीसरा, वैश्विक स्तर पर ध्यान रखिएगा, ये बहुत बड़ी बात है, वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा यूनिकॉर्न हब है। अब ये यूनिकॉर्न हब क्या होता है? ये क्या 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक जो मूल्य का जो स्टार्टअप होता है उसको यूनिकॉर्न का नाम दिया जाता है। ठीक है, तो यूनिकॉर्न हब है या उपयुक्त सभी सत्य है। कौन सा असत्य है इसमें से? इसका होगा ए, ये असत्य है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, अपने जानते हैं किस मंत्रालय के द्वारा? इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मैती के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो ये इसके द्वारा लॉन्च किया गया है। इस समृद्धि का कार्यक्रम का है क्या? ये है उत्पाद नवाचार विकास और वृद्धि। क्या है? उत्पाद नवाचार विकास और वृद्धि के लिए मैती के स्टार्टअप कार्यक्रम को लॉन्च किया गया। बाकी सारी की सारी स्टेटमेंट क्या है? सही है। इसका उद्देश्य भारतीय स्टार्टअप के विकास के लिए विकास को आगे बढ़ाना है। सेम यही बात, ये एकदम सही है। 168 बिलियन अमेरिकी डॉलर के कुल मूल्यांकन के साथ जो भारतीय स्टार्टअप का जो है वो वैश्विक स्तर पर क्या तीसरा सबसे बड़ा यूनिकॉर्न हब है। ठीक है, तो ये था। अब अपने बात करते हैं इस कार्यक्रम के बारे में। इस कार्यक्रम में समृद्ध में किया क्या जाएगा? इसमें एक बहुत ही यूनिक बात है, वो है कि इसमें अगले 3 वर्षों में, कितने वर्षों में? 3 वर्षों में ग्राहक संपर्क, ग्राहकों से संपर्क, निवेशक इन्वेस्टरों से संपर्क और अंतरराष्ट्रीय पहुंच प्रदान करके कितने स्टार्टअप को आगे बढ़ाना है? 300। कितने? 300 स्टार्टअप को आगे बढ़ाना है। यह समृद्ध कार्यक्रम का उद्देश्य है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, समाचारों की सुर्खियों में रहा ऑपरेशन देवी शक्ति। भाई साहब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। देवी शक्ति ऑपरेशन ऑप्शन अपने पास है। नौसेना द्वारा कोविड-19 के कारण विदेश में फंसे भारतीयों को स्वदेश लाने के लिए देवी शक्ति ऑपरेशन चलाया गया। दूसरा ऑप्शन, भारतीय नौसेना द्वारा फारस की खाड़ी से गुजरने वाले जहाजों को सुरक्षित निकालने के लिए ऑपरेशन चलाया गया। तीसरा, मेडागास्कर में चक्रवात डायने के कारण मची तबाही के बाद प्रभावित आबादी को मानवीय सहायता के लिए चलाया गया। चौथा ऑप्शन है, युद्धग्रस्त अफगानिस्तान से अपने नागरिकों को निकालने हेतु यह ऑपरेशन चलाया गया। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा युद्धग्रस्त अफगानिस्तान से अपने नागरिकों को निकालने हेतु यह ऑपरेशन चलाया गया है। कौन सा ऑपरेशन है? ऑपरेशन देवी शक्ति। ये अपनी भारतीय वायुसेना के द्वारा चलाया गया है। इसमें क्या, क्योंकि अभी हाल ही में क्या है, तालिबान का कब्जा हो गया अफगानिस्तान पर, और उसमें वहां से क्या जो भारतीय नागरिक है उनको निकालने के लिए क्या ये ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया है ताकि उनको स्वदेश लाया जा सके। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब इनके बारे में बात करें कि नौसेना द्वारा कोविड-19 के कारण विदेश में फंसे भारतीय नागरिकों को स्वदेश लाने के लिए कौन सा नौसेना के द्वारा चलाया गया था? समुद्र सेतु वंदे भारत मिशन चलाया गया था। कोविड-19 में वंदे भारत मिशन चलाया गया था, जिसमें नौसेना ने क्या किया था? नौसेना के द्वारा समुद्र सेतु चलाया गया, जिसमें क्या है स्वदेश लाया गया लोगों को। कोविड-19 के जो उस समय कोविड-19 चल रहा था उस समय समुद्र सेतु ऑपरेशन के तहत नौसेना ने यह अभियान चलाया, जिसके तहत क्या है भारतीयों को स्वदेश लाया गया। दूसरा, भारतीय नौसेना द्वारा अफगान की खाड़ी से गुजरने वाले जहाजों को, ये होर्मुज जल संधि बहुत ही चर्चा में रही थी, ठीक है, ओमान के पास, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट था ओमान की खाड़ी में। तो यह चलाया गया था ऑपरेशन संकल्प। क्या चलाया गया था? ऑपरेशन संकल्प चलाया गया था। तीसरा, मेडागास्कर में चक्रवात डायने। कौन सा चक्रवात है? ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए, चर्चा में रहा था ये भी। कौन सा चक्रवात है? डायने। कहां पर आया था? मेडागास्कर में। तो डायने के कारण जो तबाही मची थी, उसके बाद जो प्रभावित लोग थे तो उनको मानवीय सहायता देने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया था, वेनिला। कौन सा है? वेनिला। ठीक है, वेनिला ऑपरेशन चलाया गया। तो ये था अपना प्रश्न। चलिए चलते हैं
अगले प्रश्न पर, अगला प्रश्न निम्न में से असुमेलित है। तीनों के तीनों अभ्यास अभी चर्चा में थे। हालांकि मैं आपको युद्धाभ्यास की एक बहुत बड़ी एक प्रश्न के अंदर बहुत सारे जो युद्धाभ्यास है इंपोर्टेंट मैं करवा चुका हूं। अब अगर अपने देखें, ये सारे के सारे हो चुके हैं सिर्फ सी को छोड़कर ये नया पहला इसका संस्करण जारी हुआ है ये, तो इसको छोड़कर बाकी दोनों हो चुके हैं कवर अपने क्लास के अंदर। तो कौन सा असुमेलित है? पहला ऑप्शन है मालाबार अभ्यास, किनके बीच है? भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, चाइना। दूसरा ऑप्शन है काजिंद, भारत, कजाकिस्तान। तीसरा ऑप्शन है सेड डेस्टिनी, चीन, पाकिस्तान, मंगोलिया, थाईलैंड। कौन सा असुमेलित है? उपयुक्त सभी सत्य है। चार ऑप्शन है, कौन सा है सत्य? इसका ऑप्शन होगा ए, मालाबार अभ्यास। कैसे होगा? ये चाइना नहीं है, कौन है? यूएसए है। याद आया? क्वाड देश, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए। तो ये क्वाड देश है जिनके बीच ये होता है। तो ये असुमेलित है। काजिंद अपने को पता है, मैंने बताया था काजिंद कैसे, कजाकिस्तान, तो भारत और कजाकिस्तान के बीच है काजिंद। और सेड डेस्टिनी पहली बार ये आयोजित हो रहा है चीन, पाकिस्तान, मंगोलिया और थाईलैंड के सहयोग से, आपसी सहयोग के द्वारा। कहां पर हो रहा है ये? आयोजित चाइना में हो रहा है। ठीक है, तो ये था अपना प्रश्न। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, सुजलम कार्यक्रम। कौन सा है? सुजलम कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और पहला अपना इसमें स्टेटमेंट है, यह कार्यक्रम जल शक्ति मिनिस्ट्री के द्वारा 25 अगस्त 2021 से प्रारंभ किया गया। दूसरा ऑप्शन है, इसके अंतर्गत ग्राम स्तर पर, ध्यान रखिएगा, ग्राम स्तर पर अपशिष्ट जल प्रबंधन के माध्यम से अधिक गांवों को ओडीएफ प्लस गांवों में परिवर्तित करना शामिल है। तीसरी स्टेटमेंट है, इसके अंतर्गत शोक गड्ढों, पिट, जो शोक पिट्स हैं उनका निर्माण संबंधी गतिविधियों की शुरुआत करने के लिए 100 दिवसीय योजना तैयार की गई है। 100 दिन में ये क्या है? एक तरीके से शोक गड्ढे, पिट्स हैं, ये निर्माण किए जाएंगे और ये एक तरीके से अपशिष्ट निपटान के लिए इन गड्ढों का प्रयोग किया जाएगा। तो ये तीन स्टेटमेंट है। कौन सी सत्य है अपने से पूछी गई है? ऑप्शन है केवल ए, दूसरा ऑप्शन है केवल 1 और 2, तीसरा ऑप्शन है केवल 2 और 3 और चौथा है 1, 2, 3। तीनों ही सत्य है। तो इसकी तीनों की तीनों जो स्टेटमेंट है वो सत्य है, तीनों के तीनों सही है। सुजलम कार्यक्रम जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा 25 अगस्त 2021 को आयोजित किया गया या प्रारंभ किया गया। दूसरा, ग्राम स्तर पर क्या है? अवशिष्ट जल प्रबंधन के माध्यम से क्या है? अधिक से अधिक गांवों को क्या? ओडीएफ प्लस गांवों में परिवर्तित करना है। ओडीएफ प्लस मतलब जिसमें एक दिन के अंदर कोई भी एक भी व्यक्ति अपने को खुले में शौच करता हुआ ना मिले। ठीक है, एक ओडीएफ प्लस प्लस होता है जिसमें नालियां वगैरह वो भी ढकी हो, तो ये सब उसमें शामिल होता है ओडीएफ प्लस प्लस में। इसके अंतर्गत शोक गड्ढे का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, 100 गड्ढों का निर्माण किया जाएगा, उनसे क्या अपशिष्ट निपटान के लिए उनका प्रयोग किया जाएगा। अगला प्रश्न आता है, चर्चा में रहा है, ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट डीएमसीपी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चर्चा में रहता है हर बार। ये कौन सा है? डीएमसीपी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और पहला कथन अपना है इसमें कि वर्ष 2019 में प्रस्तावित जीएमसीपी मालद्वीप में, कहां पर है? मालद्वीप में भारत की सबसे बड़ी अवसंरचना परियोजना है। दूसरा ऑप्शन है, इसके तहत मालद्वीप की राजधानी क्या है? माले। राजधानी माले को 3 पड़ोसी द्वीप कौन से हैं? विलिंगली, गुल्हिफाऊ और थिलाफुसी से जोड़ा जाएगा। 3 द्वीप है, नाम याद रखिएगा। कहां पर है? मालद्वीप के हैं ये। विलिंगली, गुल्हिफाऊ और थिलाफुसी से जोड़ा जाएगा। तीसरा है, इसके कार्यान्वयन हेतु भारत सरकार द्वारा मालदीव को $100 मिलियन का अनुदान और $400 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट के वित्तीय पैकेज की सहायता की जो घोषणा की गई है। अब लाइन ऑफ क्रेडिट क्या होता है? लाइन ऑफ क्रेडिट होता है जो विकासशील देश होते हैं उनको सहयोग के लिए कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध करवाना। ठीक है, तो रियायत पर। तो 3 स्टेटमेंट अपने पास, इनमें से कौन सी सत्य है? तो इसमें तीनों की तीनों क्या है? स्टेटमेंट है वो सत्य है।
कौन सी? कि ये मालदीव में भारत की सबसे बड़ी अवसंरचना परियोजना है। इसमें मालदीव की राजधानी माले के साथ में कनेक्टिविटी की जाएगी पुल के द्वारा। 3 द्वीप है, पहला है अपना विलिंगली, दूसरा है अपने पास में गुलीफाऊ और तीसरा है थिलाफुसी। तो 3 द्वीप है, इनको जोड़ेगा ये पुल। और इसमें भारत के द्वारा क्या सहायता की गई है? $100 मिलियन का तो क्या किया गया है? अनुदान दिया गया है। और $400 मिलियन का क्या है? यहाँ पर लाइन ऑफ क्रेडिट दिया गया है। ठीक है, अब आपको मैं दिखाता हूं। अब हाँ, चर्चा में क्यों था ये देखिए। चर्चा में इसलिए था क्योंकि अभी हाल ही में मुंबई में एक कंपनी है, कौन सी? अफकास जो कंपनी है, इसने समझौते पर हस्ताक्षर कर दिया मालदीव सरकार के साथ में। ठीक है, कि हम क्या है उस पुल का निर्माण करेंगे। और पुल की कुल लंबाई है वो कितनी है? 74 किलोमीटर है। कितनी है? 74 किलोमीटर है। अब आपको दिखाते हैं कैसे जुड़ेगा। ये देखिए थिलाफुसी, ये है गुलीफाऊ और ये है माले। ये लिंक किया जा रहा है थिलाफुसी से। ठीक है, ये है विलिंगली और ये है माले। ठीक है, ये है माले। ये 3 द्वीप हैं, एक ये है थिलाफुसी, गुलीफाऊ और विलिंगली। तो ये 3 द्वीप है। इस तरीके से इनको जोड़ा जाएगा, कनेक्टिविटी की जाएगी। ठीक है, ये माले से जोड़ा जाएगा। और यहीं पर ये एक फ्रेंडशिप ब्रिज है चाइना का। ठीक है, जो हुलहुले द्वीप है या हुलमाले है, हुलुमाले, उसको माले से ये जोड़ता है। ये चाइना का है। किसका है? चाइना का। कौन सा है? हुलुमाले द्वीप है या हुलहुले द्वीप है। इसके साथ में यहां पर कौन सा फ्रेंडशिप ब्रिज बनाया गया है? किसके द्वारा? चाइना के द्वारा। कौन सा ब्रिज है? फ्रेंडशिप ब्रिज। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अपना अंतिम प्रश्न है, निम्न में से असम्मिलित है। क्योंकि ये जो 3 नाम दिए गए हैं, तीनों के तीनों दिवंगत हस्तियां हैं, फेमस हस्तियां हैं, तीनों का निधन हो चुका है। कौन सा असम्मिलित है? पहला है ओ चंद्रशेखर, हॉकी प्लेयर। दूसरा है पंडित शुभंकर बनर्जी, अभिनेता। तीसरा है रोहित सरदाना, फोटोग्राफर। उपयुक्त सभी। कौन सा असम्मिलित है? इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। तीनों के तीनों क्या है? मिसमैच है, असम्मिलित है। कैसे? ये हॉकी प्लेयर नहीं है, ये है फुटबॉलर। ये क्या है? फुटबॉलर है। ये ओलंपिक जीत चुके हैं। ठीक है, ओलंपिक जीते, एक टोक्यो ओलंपिक में ओलंपिक हुआ था, उसमें क्या इन्होंने फुटबॉल में मेडल जीता था। ठीक है, बहुत सारे अगर अपने एशियन गेम्स की बात करें उनमें भी इनके पदक नाम है इनके ओ चंद्रशेखर के नाम से। और ये किस खेल से संबंधित है? फुटबॉलर से। पंडित शुभंकर बनर्जी अभिनेता नहीं है, ये है तबला वादक, पश्चिम बंगाल के थे तबला वादक। रोहित सरदाना, इनको तो सभी जानते ही हैं आप, आज तक न्यूज में आपने रोहित सरदाना का नाम सुना है। ये क्या है? अपने पत्रकार, ये थे पत्रकार। तो तीनों के तीनों क्या है? असम्मिलित है। तो ये थे अपने आज के 10 प्रश्न। चलिए अपने रिवीजन पर चलते हैं। और रिवीजन में 3 क्वेश्चन है अपने पास, सेम पिछली क्लास की तरह। जिसमें पहला है, सुजलम कार्यक्रम संस्कृति मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया, सत्य या असत्य कमेंट बॉक्स में बताना है। दूसरा, कजली तीज श्रावण शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है, सत्य या असत्य कमेंट बॉक्स में बताना है। और तीसरा क्वेश्चन अपना है, अविका कवच बीमा योजना भेड़ पालन के प्रोत्साहन से संबंधित है, सत्य या असत्य, ये भी कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।